गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। मैं जय शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल एमबी स्टडी पॉइंट पर। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये जो क्लास है हमारी आज 10th चैप्टर की लास्ट क्लास होने वाली है। तो इस क्लास में हम जो जिन टॉपिकों के बारे में बात करेंगे वह है, पहला टॉपिक होगा एक मिनट, फ्रांसीसी बुकानन कौन था, डेविड रिकार्डो कौन था, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी और पांचवी रिपोर्ट क्या थी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास इन कुछ टॉपिकों के साथ। तो आज की क्लास का जो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है वह है फ्रांसीसी बुकानन। यह कौन था? तो यह पेशे से चिकित्सक था। चिकित्सक का आपको मतलब पता ही होगा, यानी कि डॉक्टर। तो यह पेशे से डॉक्टर था। यह भारत आया 1794 में तथा भारत से गया 1815 में। अब जाहिर सी बात है, अगर हम इस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो इसकी कोई ना कोई भूमिका तो होगी जिसकी वजह से हम इसे पढ़ रहे हैं। तो यह पेशे से चिकित्सक था, लेकिन जब इसने भारत के अंदर अपना कुछ समय बिताया तो भारत के जो ब्रिटिश अधिकारी थे उन्होंने इसे एक कार्यभार सौंपा। उस कार्यभार के अंदर इसके ऊपर, मतलब ये एक तरह से क्या था, ये बहुत अच्छा मिट्टी के बारे में, जंगलों के बारे में जानने वाला व्यक्ति था। ठीक है, तो इसके ऊपर कार्यभार सौंपा कि तू जा या तुम जाओ और जाके ये जो हमारी आसपास की भूमि है इसका सर्वेक्षण करो। इसका सर्वेक्षण करके पता लगाओ कि कौन सी भूमि ज़्यादा उपजाऊ है और कौन सी भूमि उपजाऊ नहीं है। ठीक है, तो इसका ये जो मेन काम था वह यह था कि इसने भूमि को सर्वेक्षण किया। और यह भारत से जब गया 1815 में, तो इसकी जो माँ थी उसकी तत्काल मृत्यु हो गई और इसकी जो माँ की जितनी भी संपत्ति वंपत्ति थी वह सारी की सारी इसके नाम आ गई। ठीक है, फिर बाद में इसने अपना नाम बदलकर बुकानन हैमिल्टन रख लिया। ठीक है, इसे बुकानन हैमिल्टन भी कहते हैं। तो यह इसके बारे में जानकारी थी। तो अब हमने फ्रांसीसी बुकानन के बारे में जाना। अब हम बात करते हैं डेविड रिकार्डो की, कि डेविड रिकार्डो कौन था। तो जो डेविड रिकार्डो था यह एक अर्थशास्त्री था। अर्थशास्त्री का मतलब आपको पता ही होगा, इकोनॉमिस्ट। तो यह कौन था? अर्थशास्त्री। यह एक जाना माना अर्थशास्त्री था जो 1820 तक ब्रिटेन के अंदर बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध ज्ञानी माना गया अर्थशास्त्र के मामले में। तो इसने एक सिद्धांत दिया था। इसने सिद्धांत दिया था भूमि का सिद्धांत, यानी राजस्व का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया था? राजस्व का सिद्धांत। राजस्व का सिद्धांत। इसने अपने राजस्व सिद्धांत के अंदर बताया कि हमें किसी भूमि पर किस प्रकार से राजस्व लगाना चाहिए। तो उस समय के जो ब्रिटिश अधिकारी थे वह इसे पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। इसके इसका जो सिद्धांत था उसी से प्रेरित होकर उन्होंने दक्कन के अंदर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दक्कन या उस समय की बम्बई के अंदर क्या किया, ये जो राजस्व सिद्धांत था वह लागू किया। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि वह राजस्व सिद्धांत क्या था। तो वह जो राजस्व सिद्धांत था उसके अंदर क्या करते थे, या इसने बताया, इसका जो सिद्धांत है मैं इसी के मुंह से बताता हूँ, इसके शब्दों में इसने क्या कहा उस सिद्धांत के बारे में। तो इसने बताया कि किसी भी किसान या किसी भी रैयत, ठीक है, उसके ऊपर जब तक ही कर ना लगाया जाए, जब तक वह अपनी जो भूमि है या जो उसकी खेती या भूमि से क्षमता से ज़्यादा अधिक उत्पादन ना कर ले। जैसे किसी भूमि की क्षमता है, किसी भूमि या किसी खेती या फिर किसी फसल की जो क्षमता है वह उसे 10 रुपये कमा के देती है। ठीक है, अगर वह 10 रुपये से ज़्यादा यानी 11 रुपये भी कमाता है तो उसके ऊपर एक टैक्स लगा दिया जाए। उसके ऊपर एक टैक्स लगा दिया, जैसे भारत के अंदर भी होता है। जैसे आप साल का एक निश्चित
अनुपात है, अगर उतने में आप कमाते हो तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, अगर उससे ज़्यादा कमाते हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसे ही ये सिद्धांत था, अगर आपकी जो फसल है वो निश्चित रुपए के अंदर है तो आपको किसानों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर वो उससे 1 रुपये भी ज़्यादा बाहर जाती है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, राजस्व देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसने इस सिद्धांत को देते हुए बताया कि अगर आप टैक्स नहीं लोगे या राजस्व नहीं लोगे तो जो किसान है वह किराया भोगी हो जाएगा। किराया भोगी का मतलब होता है जैसे उसने 1 रुपया इससे कमाया, अब 1 रुपये के अंदर क्या किया, उसने कुछ लोगों को बुलाया और उनसे कहा कि आओ हमारी खेत के ऊपर खेती करो और जो उससे मुनाफा होता है वो हमें दो और अपना जो बचता है या बनता है उसे ले लो। तो इससे क्या होगा, वो किराया भोगी हो जाएगा, काम करने के अंदर निकम्मा हो जाएगा, मतलब वो ठीक से काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर इस बात को बताया गया। फिर क्या हुआ, जैसे ही मैंने आपको बताया कि उस समय के जैसे इस्तेमारी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त जब हुआ था तो उस समय क्या हुआ था, जो जमींदार थे वह बहुत ज़्यादा किराया भोगी हो गए थे। उन्होंने क्या किया, अपनी ज़मीनों को किराए पर देना चालू कर दिया। और फिर जो भी सिद्धांत के अंदर बताया गया था, जो दक्कन या फिर हमारी जो बम्बई प्रेसिडेंसी है उसके अंदर अंग्रेज़ों ने पाया कि जो भी सिद्धांत है वह वहाँ लागू होता है, तो क्यों ना हम ये वाली जो व्यवस्था है, राजस्व सिद्धांत की व्यवस्था है, वो यहाँ पर लागू कर दें। ठीक है, तो उन्होंने वहाँ पर यानी दक्कन या बम्बई के अंदर वह राजस्व व्यवस्था लागू कर दी। फिर इसके साथ एक और कर निकल कर आया या फिर एक और व्यवस्था निकल कर आई जिसे कहते हैं रेयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, उसे कहते हैं रेयतवाड़ी व्यवस्था। पहले मैंने आपको इस्तेमारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त बताया, जिसके अंदर जो ब्रिटेन के अधिकारी थे या फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे वह सीधा किसानों से कर लिया करते, सॉरी उससे क्या कहते हैं उसका नाम, जमींदारों से कर लिया करते। लेकिन जब रेतवाड़ी व्यवस्था आई तो इसके अंदर वह उन्होंने जमींदारों को पीछे छोड़ा और सीधा किसानों से जाके कॉन्टैक्ट किया। यानी ये हो गए आपके ब्रिटिश अधिकारी। ठीक है, ब्रिटिश अधिकारी जब जमींदारों से कर लिया करते तो ये क्या थी, इस्तेमारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त था। लेकिन जब उन्होंने सीधा किसानों से या रेयतों से, रेयत या किसानों से कर लेना शुरू करा तो वह व्यवस्था कौन सी व्यवस्था कहलाई, रेयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, तो यह व्यवस्था भी किसके अंदर काउंट की जाती है, राजस्व सिद्धांत के अंदर, जो किसके द्वारा दिया गया था, डेविड रिकार्डो के द्वारा दिया गया था। तो अब आपको डेविड रिकार्डो की जो क्या कहते हैं इम्पॉर्टेंस है वो आपको समझ में आई होगी कि उन्होंने यार अंग्रेजों ने इसके सिद्धांत का प्रयोग किस प्रकार दक्कन और मुंबई के अंदर किया। तो जो अगला पॉइंट हमारा होने वाला है वह है पांचवी रिपोर्ट। तो पांचवी रिपोर्ट, इसकी व्याख्या करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने जो पहले रेयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में पढ़ा या फिर जो हमने सिद्धांत रिकार्डो को सिद्धांत पढ़ा, उसके अंदर उसने बताया था कि जब भूमि के ऊपर कोई भी राजस्व कर लगाया जाएगा तो राजस्व कर लगाने के 30 साल बाद तक उस भूमि के बारे में उसके ऊपर वो कर लगा रहेगा। ठीक है, और 30 साल होते ही उस कर को या उस जो भूमि है उसे एक बार दोबारा से उसका सर्वे किया जाएगा, सर्वेक्षण किया जाएगा, उस भूमि का उपजाऊपन देखा जाएगा और भूमि के उपजाऊपन के हिसाब से ही दोबारा कर रोपित किया जाएगा। ठीक है, अब पांचवी रिपोर्ट की बात करते हैं हम। तो ये जो पांचवी रिपोर्ट थी 1813 के अंदर ब्रिटेन संसद के अंदर लाई गई। ब्रिटेन संसद के अंदर लाई गई। यह जो रिपोर्ट थी यह 1002 पन्नों की थी, 1002 पन्नों की थी, जिसके अंदर से 800 पन्नों में सिर्फ और सिर्फ शिकायतें ही थी। वो शिकायतें किसकी थी, किसानों की, जमींदारों की, तथा और उस समय जितने भी कलेक्टर थे, जिला कलेक्टर थे, उनके पास जो भी रिपोर्टें आई थी, ये जो पांचवी रिपोर्ट थी उसमें से 800 पन्नों के अंदर वही सारी शिकायतें लिखी हुई थी। जब यह रिपोर्ट ब्रिटेन संसद के अंदर गई या पहुंची तो ब्रिटेन के अंदर पूरे के पूरे ब्रिटेन के अंदर हाहाकार मच गया, संसद के अंदर हाहाकार मच गया और पाया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है यह हमारे पास सही से धन नहीं भेज रही है और जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो धन है या जो भारत से आया हुआ धन है इसका सही से जो उस समय के ब्रिटेन के अधिकारी थे या आर्थिक जितने भी लोग थे
या जो कह सकते हैं बिजनेसमैन थे, उनको उस धन का सही से लाभ नहीं हो रहा है। तो यही बात 5वीं रिपोर्ट के अंदर कही गई थी। तो इसी के साथ यह वाला जो चैप्टर है और ये वाली जो क्लास है समाप्त होती है। कल हम जो नेक्स्ट क्लास हमारी आने वाली है, जो कल हमारी क्लास आएगी, उसके अंदर हम बात करेंगे 11 चैप्टर के बारे में, जो हमारा पूरा का पूरा 1857 से संबंधित होने वाला है। इसी के कुछ पहलू उसके अंदर भी जुड़ेंगे। तो इसी के साथ हम इस वाली क्लास का एंड करते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। तो हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।